नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एम्स ऋषिकेश पहुंचने पर बीजेपी सांसद और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी विशिष्ट अतिथि के रूप में एम्स ऋषिकेश में शिरकत की। बताते चले कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग करने के लिए नड्डा और धामी पहुंचे। समारोह में कुल 434 छात्र छात्राओं को उपाधियां दी गई, जिसमें 10 टॉपर्स को 14 स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया, जिनमें से 2 टॉपर्स को एक से अधिक गोल्ड मेडल भी मिले और इसके अलावा एक छात्रों को सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी दिया गया। ये एम्स ऋषिकेश का 5वां दीक्षांत समारोह है और इससे पूर्व संस्थान में वर्ष 2018, 2020, 2023 और 2024 में 4 दीक्षांत समारोह आयोजित किए जा चुके हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया है कि वे केवल एक प्रशासनिक मुखिया नहीं बल्कि आमजन की पीड़ा को समझने वाले संवेदनशील जनसेवक भी हैं। देर रात्रि कैबिनेट बैठक के उपरांत जब मुख्यमंत्री सचिवालय से निकल रहे थे, तभी उन्होंने टिहरी जनपद से आए रघुनंदन प्रसाद पांडे को देखा, जो कि उनसे मिलने की आशा में वहां उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने तुरंत अपना काफिला रुकवाया और स्वयं पांडे से जाकर भेंट की। उन्होंने उनकी समस्या को गंभीरता से सुना और मौके पर ही संबंधित सचिव को आवश्यक निर्देश दिए। पांडे ने मुख्यमंत्री को पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों से हो रहे पलायन की समस्या से भी अवगत कराते हुए सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार पलायन को रोकने हेतु ठोस और प्रभावी कदम उठा रही है और जनप्रतिनिधियों तथा नागरिकों से प्राप्त सुझावों को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक तथा विकास की रोशनी पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने रघुनंदन प्रसाद पांडे और उनके साथियों से साथियों को रुकने की व्यवस्था करने की भी निर्देश अधिकारियों को दिए। उत्तराखंड की आर्थिकी की लाइफलाइन कही जाने वाली चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है और इसको लेकर की सरकार के स्तर पर अपनी सारी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। चारधाम यात्रा के दौरान पहाड़ी इलाकों में कई ऐसी जगह हैं जहां दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती हैं। अब ऐसी जगह का भी चिन्हीकरण करके उस पर काम किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि विभाग द्वारा ऐसे स्थानों को चयनित कर उस पर भाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा भी कुछ जगहों के बारे में बताया गया है। उन जगहों पर भी विभाग द्वारा बाड़ लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में हम लोग ने तकरीबन 3000 किलोमीटर सड़क का लक्ष्य रखा है जो गड्ढा मुक्त किया जाना है। उसमें हमने अभी इमीडिएटली हमने शुरू किया इस काम को और 31 मई तक का टारगेट है 3000 किलोमीटर कवर करने का। इसमें डिवीजन वाइज लक्ष्य बांटे जा चुके हैं, पर डे का लक्ष्य बांटा जा चुका है और इसको प्रत्येक सोमवार को इसको रिव्यू किया जाएगा सभी डिवीजन के साथ। अगर किसी डिवीजन में समय पे काम नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा जो सड़क सुरक्षा से रिलेटेड जो काम है, इसमें जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति है, उसने जो हमको 31 दिसंबर तक जो हमको उन्होंने पॉइंट्स बताए थे कि जो जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं या जो ब्लैक स्पॉट है या ब्लाइंड स्पॉट है या कोई और प्रॉब्लम है, उस पर हम लोगों ने सैंक्शन करके काम चालू कर दिया था। वो काम लगभग कंप्लीशन पे आ गया है। इसके अतिरिक्त अभी 2-3 दिन पहले ही परिवहन विभाग ने एक और लिस्ट सर्कुलेट की जिसमें चारधाम यात्रा मार्ग के ऊपर उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं कि क्या यात्रियों की सुविधा के लिए क्या चीज़ और होना चाहिए और कहीं पे और अगर कोई स्पॉट डेवलप हुआ है जिसमें दुर्घटना की संभावना है तो उसके बारे में उन्होंने डिटेल अपने रिकमेंडेशन दिए हैं। उस पर भी मेरे द्वारा अपने चारों एजेंसी जो काम कर रही हैं रोड्स के ऊपर, एनएच के ऊपर, उनको ये निर्देशित किया गया है कि यात्रा शुरू होने से पहले पहले ये सारे जो भी पॉइंट्स रेज किए गए हैं परिवहन के द्वारा उसका कंप्लायंस करना सुनिश्चित किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो आने वाली चारधाम यात्रा है इसमें एक बेहतर अनुभव देंगे यात्रियों को और जो सेफ्टी का जो प्रोविजन है वो पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि जो दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आ सके और जो भी परेशानियां होती हैं वाहन चालकों को या
उत्तराखंड में मदरसों को लेकर वक्फ बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाया है। वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के 117 मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू करने का फैसला किया है। यानी कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के मुताबिक बोर्ड की ओर से सभी मदरसा प्रबंधकों को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होने के बाद इन मदरसों में बच्चे तहतानिया और फौकानिया नहीं पढ़ेंगे और ना ही उन्हें अब मुंशी और मौलवी पढ़ाएंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया है कि वक्फ बोर्ड में पंजीकृत सभी मदरसों में बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि विषय जो कि उत्तराखंड बोर्ड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं वही विषय पढ़ाए जाएंगे, जिसमें कि संस्कृत एक वैकल्पिक विषय के रूप में होगा। वक्फ बोर्ड के सीईओ एस उस्मान ने बोर्ड से पंजीकृत सभी मदरसों के प्रबंधकों को प्रशासन मुतवल्ली और प्रबंध समितियों के दिए गए आदेश में कहा कि उनके प्रबंधन में संचालित मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता दिलाने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से समन्वय स्थापित करें। इस काम में किसी तरह की कोई कठिनाई आती है तो उसकी लिखित सूचना बोर्ड कार्यालय को दे। यदि किसी मदरसा प्रबंधन ने आदेश का पालन न किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भी इस संबंध में लिखा है कि सभी सीईओ को अपने स्तर पर सहयोग करने के लिए निर्देश दें। राज्य के इन मदरसों को मॉडल मदरसा बनाया जाएगा जिनमें बच्चे सरकारी स्कूलों में लागू पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। हाल ही में संसद और राज्यसभा में पास हुए वक्फ संशोधन बिल 2025 के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ और उत्तराखंड के हरिद्वार से भी विरोध प्रदर्शन की गई, जिसमें की तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन केवल 2 दिन बाद ही ये विरोध प्रदर्शन समर्थन में बदल गया। हरिद्वार की जिन जगहों पर केंद्र सरकार के पुतले दहन किए गए थे वहां उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत हुआ और मुस्लिम समाज के लोगों ने जश्न मनाया। यही नहीं कि मुस्लिम समाज के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक रुड़की के पिरान क्लियर में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जब चादर चढ़ाने पहुंचे, वहां के काजी ने मोदी सरकार का वक्फ संशोधन बिल के लिए धन्यवाद किया और क्लियर शरीफ की दरगाह पर सदका भी किया। इस दौरान वहां के काजी ने पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुआएं भी दी। बिल्कुल एक बड़ी मजबूत तैयारी के साथ जितना हमारा डिस्कशन हुआ है दिल्ली में मंत्रालय में, मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी तैयारी के साथ मोदी सरकार आ रही है। अब इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बने हुए नज़र आएंगे और ये मुस्लिम समाज के साथ साथ सर्व समाज के काम आता हुआ बोर्ड नज़र आएगा। मुस्लिम समाज को खासकर मुख्य धारा में जोड़ने का ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जो उम्मीद जिसको हमने नाम दिया है, वो नज़र आएगा। और स्टेट गवर्नमेंट्स, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट मत है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। मुझे लगता है कि अब गलत लोगों का बुरा वक्त आ गया है। जो कब्जेदार हैं, जो वक्फ माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, जो गुंडई दिखाते हैं, जो गलत ट्रैक पे चलते हैं, अब उनको डरने की ज़रूरत है। गरीब, पसमानदा, छोटे मुसलमान को कहीं डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी के साथ गरीब मुसलमान के साथ है और उसका धर्म और जाति के आधार पर नहीं। इसलिए क्योंकि हमारा मानना है कि अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का विकास होगा तो देश आगे बढ़ेगा और अंतिम छोर पर जो अंत्योदय की भावना है वो कहीं ना कहीं इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से चरितार्थ होती हुई नजर आएगी। वक्फ बोर्ड एक दान की संपत्ति का संरक्षक है। जैसे हर धर्म में दान होता है, ऐसे ही इस्लाम में जो दान किया जाता है उसको वक्फ कहते हैं और वो वक्फ गरीबों के लिए होता है। लेकिन बदकिस्मती देखिए, उत्तराखंड के अंदर उस गरीब के हक के ऊपर जो सदका, ज़कात, खैरात का पैसा था उसके ऊपर चंद अमीर डाका डाल के बैठे हैं। चाहे वो अकबर अहमद डम्पी हों, जो कांग्रेस के पूर्व बड़े नेता हैं, संजय गांधी जी के साथी पूर्व सांसद हैं, ऐसे सईदुज़्ज़मा हों जो कलियर में प्रॉपर्टी के ऊपर डाका डाल के बैठे हैं, ऐसे ही जो सज्जादे हैं कलियर के, कई सौ एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड के साथ मिली भगत करके सेटिंग गेटिंग के माध्यम से कैसे उनके नाम पे चली गई, कैसे सैकड़ों एकड़ ज़मीन वो बेच खाई और आज जो दरगाह की ज़मीन है, जहां उर्स लगता है, जो मेला भूमि है, जहां सैकड़ों सालों से बाप दादा लक्कड़ दादा हमारे देखते आए हैं कि वहां पे मेला भूमि लगती है, वो भी उन्होंने अपने नाम पे कैसे फर्जी तरह से दर्ज करा लिया। तो हमने इनकी सबकी सीबीआई जांच हो और इन लकड़बग्घों से इस ज़मीनों को वापस लिया जाए और ये संपत्तियां देश के काम आए, मुस्लिम गरीब समाज के काम आए, उस दिशा में सरकारें तैयारी कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त बहुत बेहतर होने वाला है। गरीब मुसलमानों को उनका हक दिया जाना।
गर्मी के मौसम के आगमन के साथ ही डेंगू का खतरा बढ़ने लगता है और जिसमें देखते हुए नगर निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि इस बार डेंगू को रोकने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। मेयर ने हाल ही में अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें निर्देश दिए गए कि जहां भी ठहरे हुए पानी में लार्वा मिले उसे नष्ट करने का काम किया जाए। इसके अलावा सभी वार्डों में फॉगिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि यदि किसी के घरों में ठहरा हुआ पानी मिलता है और उसमें लार्वा पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम का उद्देश्य डेंगू को महामारी बनाने से रोकना है। डेंगू एक मच्छर जनित यानी कि वायरल इन्फेक्शन है जो कि एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। दुनिया भर में हर साल लगभग 400 मिलियन लोग डेंगू से प्रभावित होते हैं। डेंगू के लक्षणों में बुखार, दर्द और पसीना आना शामिल है। नगर निगम की अपील है कि नागरिक अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में साफ रखें और ठहरे हुए पानी को नष्ट करें ताकि डेंगू के मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। जिलाधिकारी आशीष भंडकाई ने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पंजीकरण की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक लोगों का शीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया आमजन के सशक्तिकरण और न्याय का आधार है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि यूसीसी का उद्देश्य आम यानी कि नागरिकों को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करना है जिससे समाज में समानता की भावना सुदृढ़ हो। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को समान सिविल अधिकार और कर्तव्य मिलेंगे। उन्होंने नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर प्रचार अभियानों और पंजीकरण शिविरों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपजिलाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने स्तर पर नियमित समीक्षा करें और एक पंजीकरण की प्रगति पर सतत निगरानी रखें। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार को सही जानकारी से तुरंत खंडित किया जाए ताकि जनता को सही और स्पष्ट सूचना यानी कि स्पष्ट जो सूचना है वही प्राप्त हो सके। किच्छा के राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल में जिलाधिकारी उधम सिंह नगर नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया जिसमें जिलाधिकारी ने जनता की समस्याओं को सुना और इस तहसील दिवस में किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला मौजूद रहे। साथ ही जिले के सभी सरकारी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जनता की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। तहसील दिवस में 142 फरियादियों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई और जिसमें कि बड़ी संख्या में सड़क, पानी, राशन कार्ड, आर्थिक सहायता आदि की समस्याएं लेकर फरियादी पहुंचे थे। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया द्वारा तहसील दिवस में आए फरियादियों की समस्याएं सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को जनता की समस्याओं को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। दरबार लगाएंगे लगभग 144 हमारे पास शिकायतें आई हैं और हम लोगों के द्वारा लगभग 70 शिकायतों का निस्तारण हो चुका है। इसमें कई शिकायतें ऐसी आती हैं जो बहुत ही छोटी सी शिकायतें होती हैं, लेकिन कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो शासन से भी संबंधित होती हैं, जिसमें हमारी कोशिश ये की जाती है कि तत्काल हम लोग शासन को सूचित भी कर सकें कि ये डिमांड हमारी आ रही है। पिछले हम लोगों ने उसका भी समीक्षा किया गया। लगभग 107 शिकायतें पिछले जनता दरबार में प्राप्त हुई थी जिसमें से लगभग 64 का हम लोगों का 84 का निस्तारण हो चुका है और इसमें विभाग पर भी हम लोग सूचनाएं लेते हैं। जो शिकायतें डिमांड ड्रिवन होती हैं कि जिसमें शासन से बजट की प्राप्ति होती है उनको भी हम लोग निस्तारण में नहीं रखते इसलिए ताकि जब तक हम लोग चाहते हैं कि उसमें बजट आकर एलोकेशन होकर काम शुरू ना हो जाए तब तक उसकी गंभीरता बनी रहे। इसके अलावा हमारे जो मुख्य विभाग जहाँ से शिकायतें आई हैं वो हमारा सप्लाई विभाग है, जिसे पुनः सर्वे करने के हम लोगों ने निर्देशन दे दिए गए। हमारे एलएमको से भी हम लोगों ने कैंप लगाने के निर्देशन दिए गए ताकि यहाँ पे हमारे समाज कल्याण से संबंधित जो भी हमारे उपकरण हैं हम लोग दे सकें। हमारी कोशिश ये भी रहती है कि राजस्व विभाग से मौका तस्दीक भी हो चुकी है समय अंतर्गत, तो 1 सप्ताह का समय दिया गया है। सॉरी तथा इसके अलावा हमारी
नगर पालिका से भी कुछ शिकायतें काफ़ी आई हैं जो बेसिकली रोड से संबंधित हैं। तो इनको क्योंकि एसडीएम अभी इस समय प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनको 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि प्रायोरिटी पे सारी रोड्स को तैयारी कर लें। और जो पेयजल या इससे संबंधित जो हमारे बिलों के से फिर समस्याएँ आई हैं उनको भी तत्काल दूर कर दिया जाए। सबसे अधिक शिकायतें हमारी राशन विभाग से आई हैं, जिसमें पुनः सर्वे के हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। सर, विधायक महोदय ने कुछ हमारे अपने बहुत जनउपयोगी अपने सुझाव रखे और कुछ समस्याओं से रूबरू कराए। कुछ समस्याएं यहाँ की लेवल की जिनको हम लोग अपने स्तर पे दूर करेंगे और जो शासन स्तर की समस्याएं हैं उससे शासन को भी अवगत करेंगे। अवैध खनन को लेकर जांच चल रही है, पुलिस प्रशासन। हल्द्वानी में राज्य आंदोलनकारियों और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने ओखलकांडा से आए ग्रामीणों के साथ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। हरीश पनेरू ने कहा कि पिछले साल मार्च के महीने में ओखलकांडा ब्लॉक में पतलोट के सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें स्थानीय विधायक राम सिंह कैड़ा और प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की थी और लिखित आश्वासन भी दिया था। लेकिन हरीश पनेरू ने आरोप लगाया है कि पहले दिए गए 2-2 लाख के चेक भी बाउंस हो गए थे। वे भी मीडिया में खबर आने के बाद प्रशासन ने आनन फानन में दिए, लेकिन शेष 2-2 लाख चेक आज तक परिजनों को नहीं मिले। जबकि विधायक कई बार परिजनों के साथ फोटो खिंचवा चुके हैं, लेकिन उन्हें मुआवजा पूरा नहीं मिला है। राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने कहा कि इस घटना में 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। इसके बावजूद भी प्रशासन और विधायक संवेदनशील नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द प्रशासन शेष मुआवजा नहीं देता है तो पीड़ित परिजन डीएम के दफ्तर के बाहर धरना देंगे। इसको 5 जून को मतलब मेरे बच्चों की दुर्घटना में वो हो गया ना, उस बाद उसी समय पराजी सब लोग सब इकट्ठे हुए, सब हुआ, सब 3 लाख से आंगन से उठी जिसमें ना। हाँ, बस इनको करा, सब कागज पत्र सब कराए, मुआवजा देने को कहा। घर में आए विधायक जी, फोटो खिंचाई, लिखा, सब लिखा जोखा मतलब सब करा, साइन करवाए मेरे से भी, सबके साइन हमारे साइन कराए। उसके बाद 2 लाख रुपए तो 2-2 लाख रुपए तो मतलब दे दिए बच्चों को। बड़ी मुश्किल से आए, 3 महीने बाद धरना दिया। जब लोग सब इन लोगों ने धरना दिया तब आ गए थे और 2 लाख अब रोक दिए। इसके लिए आप क्या चाहते हो? अब देंगे तो देना चाहिए ही। बच्चों छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका चाहिए पालन पोषण के लिए, जो भी करेगा ना पालन पोषण करेगा। और ये कोई बच्चों पढ़े लिखे हैं, कोई सरकारी नौकरी मिल गई तो बच्चों के लिए कुछ आगे को हो जाएगा। कोई अब नहीं। आपका नाम? के पतलोट अनरपा ओखलकांडा ब्लॉक में 5/6/2024 को एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें 5 लोगों की मौके पर और 2 लोगों की हॉस्पिटल में मौत हुई थी। उसमें ये 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता कोई नहीं रहे और ये उनकी दादी हैं। और उस टाइम सरकार ने कोड की घोषणा करी, यानी एडीएम, डीएम और क्षेत्रीय विधायक के साइन है। इन्होंने कहा 4 लाख मिलेंगे। 2 लाख तो आपके सहयोग से वो चेक बाउंस हुए थे, आप पत्रकारों ने उठाया, 2 लाख मिले। 2 लाख अभी तक नहीं मिले। तो इसलिए हम धरने में बैठे हैं। ये फोटो जीबी विधायक जो फोटो खिंचाने के लिए आमा से कहते फोटो खिंचा लो, उनको ये होश होनी चाहिए कि मैंने कोई वादा कर रखा है। ये साइन मेरे नहीं है, ये साइन उनके हैं। तो जब भीमताल को 10 लाख मिल सकते हैं तो ओखलकांडा के लोगों को 10 लाख क्यों नहीं मिल सकते? वो बच्चों को कौन पालेगा? हम ये सवाल लेकर यहाँ धरने पे बैठे हैं और प्रशासन इस मांग को पूरी नहीं करता है तो ये धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी का मुकदमा भी इनके ऊपर होना चाहिए, विधायक के ऊपर भी होना चाहिए, ऐसे अधिकारियों पर भी होना चाहिए। और आमा जो है डीएम के साथ उन बच्चों के डीएम के। बागेश्वर जिले की विधानसभा कपकोट में फैली प्रशासनिक अवस्थाओं पर कपकोट में समाज सेवी आनंद कपकोटी ने कड़े शब्दों में क्षेत्र के विधायक सुरेश गढ़िया और सांसद अजय टमटा पर टिप्पणी की है। उनका कहना है कि पहाड़ में प्राइवेट स्कूलों का बोलाबाला हो गया है और वहीं सरकार स्कूली यानी कि सरकारी स्कूलों के केवल भवन ही बनाकर बजट खपाने का खेल चल रहा है। लूट घसोट की परंपरा को विकसित करने का काम चल रहा है। होना है और यहाँ का कहाँ विधायक है, कहाँ कौन है, कौन सांसद है। यहाँ ये मौज मस्ती में रहते हैं, अपना झुंड बनाया, चमचों का गाना बजाना किया और अपना ही मंच में ये धुन में रहते हैं। और स्कूलों की ऐसे मोदी जी ने क्या कहा था 2014 में भी 2020 में भी,
हर कोई बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, जो गांधी जी ने खोले थे निःशुल्क, और सरकारी कर्मचारी चाहे टीचर हो, डीएम हो, एसडीएम हो, वह भी सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा, बच्चों को कहा था। और वह सरकारी स्कूल आज टूटने को जा रहे हैं। और कपकोट के अंदर यहाँ क्या स्थिति है, हॉस्पिटल रिफर करो, रिफर करने के लिए शिवाय ने हॉस्पिटल खोल रखा है। और यहाँ पर भी गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है, पढ़ नहीं सकता है, इन्होंने इतना अत्याचार कर दिया है। और जो है कि भाई यहाँ पर टेक्निकल कॉलेज होते, गरीब का बच्चा पढ़ता, टेक्निकल घर से खा गया, अपना पढ़ाई करता, आगे कुछ रोजगार मिलता। मेडिकल कॉलेज होते, गरीब का बच्चा भी इंटर करके एमबीबीएस करता, उसका भी जीवन आगे बढ़ता। मेरे दोस्तों, मेरे क्षेत्रवासी इन डकैतियों का राज बना है, और ये अपने बच्चे को ही आगे बढ़ाएंगे। हमें गुलाम बनाते रहे, हमें वोट देते रहो, कहते रहे, हमारे बेइज्जती करने में लगे रहे। इन नेताओं का राज नहीं है, जो इन्होंने अत्याचार किया, भुगतेंगे अपने कर्मों के दंडों को। लोहाघाट के ऋषेश्वर शमशान घाट में शव दाह के लिए आने जाने वाले लोगों के द्वारा काफी गंदगी की गई है। घाट में जगह जगह जले शवों के अवशेष, जली लकड़ियां पड़ी हुई हैं। घाट में जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है, जिससे लोहावती का जल भी अशुद्ध हो रहा है। मामले का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को लोहाघाट पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में घाट में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। खुद पालिका अध्यक्ष वर्मा व अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी ने हाथ में झाड़ू व फावड़ा लेकर पर्यावरण मित्रों व पालिका कर्मियों के साथ मिलकर घाट की सफाई की। इस दौरान घाट में पड़े कूड़े का निस्तारण किया गया। पालिका अध्यक्ष वर्मा ने घाट में शवदाह करने वाले लोगों से शवों का अच्छे से अंतिम संस्कार करने व घाट में स्वच्छता बनाए रखने तथा जनता से भी स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की अपील की। सर, आज हमारा यह स्वच्छ और स्वस्थ लोहाघाट अभियान का दूसरा दिवस है। दूसरी लोकेशन पे हम आए हैं, जो हमारा सवदाह, जहाँ पे हमारा सवदाह होता है, मोक्षधाम है, और यहाँ पर काफ़ी गंदगी है। हम लोगों से यही कहना चाहेंगे समय समय पे कि आप अवेयर रहें और जितना हो सके उतना कम कूड़ा फैलाएं और अपने नगर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं। दाह संस्कार करने के बाद साफ सुथरा करके जाएंगे। और काफी लोग जागरूक भी हो चुके हैं। आज देखा होगा आपने, काफी कूड़ा और लकड़ी और काफी गंदगी पाएगी यहाँ, और जिसमें लगातार हम लोग सब यात्रा में आते रहते हैं, जो भी हमारे यहाँ का स्टाफ का जो मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। रुड़की के पीरान क्लियर में स्थित दरगाह हजरत बाबा जिलानी का 15वां उर्स समापन हुआ। आपको बताते चलें कि रुड़की के पीरान क्लियर में हजरत बाबा जिलानी की दरगाह मुबारक पर 15वां उर्स 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चले। उर्स में बड़ी संख्या में दूर दराज ज़ायरीन ने शिरकत की है। बताया जा रहा है कि हजरत बाबा जालिनी ने साबिर पाक के रोज़े मुबारक पर एक लंबे अरसे तक खिदमत की, और वहीं इस उर्स में आने वाले ज़ायरीन भी बड़े पैमाने पर लंगर लगाते हैं, और जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग आस्था के साथ आते हैं। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।